नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और ये हमारी जो खबर है यूपी के कानपुर की। यहाँ पर जिस तरह से एक लूट की वारदात या एक कहे डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया, उसका जब पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर पुलिस ने पूरा खुलासा किया तो सच सामने जब आया तो जिनके घर में लूट हुई थी वो भी अब शर्मिंदा हैं। उनका भी सिर शर्म से झुका जा रहा, क्योंकि जिसने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया वो कोई अपना था जिस पर वो बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। इसीलिए कहा गया है कि आप अगर अपने दुश्मन को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं कोई आपका करीबी आपका दुश्मन बन बैठा, आपसे वो किसी तरह से कहीं जलन ले बैठा, तो समझ लीजिए उससे ज्यादा खतरनाक कोई आदमी हो नहीं सकता। यूपी के कानपुर में एक शिक्षक के घर में दिन दहाड़े 3 बदमाश घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देते। कानपुर में एक शिक्षक जो अपने छात्रों को भविष्य संवारने के लिए हमेशा उसे सीख देता था कि किस तरह से आदमियों को पहचानो, किस तरह से जानो कि कौन अच्छा आदमी है कौन बुरा आदमी है। लेकिन जब एक शिक्षक अपने छात्रों को ये सिखा रहा था, उसी वक्त उसके भरोसे का सबसे बड़ा कत्ल हुआ। जिसे वो अपना समझता था, जिसे मानता था कि ये तो उसके घर का सदस्य है, उसी शख्स ने उस शिक्षक के पीठ में ऐसा छुरा घोंपा है कि बेचारा वो कह रहा है कि वो किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाएगा। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के श्याम नगर में सोमवार को 3 हथियार बंद बदमाश सुबह के 11:30 बजे, सोचिए 3 हथियार बंद बदमाश सुबह के 11:30 बजे एक शिक्षक के घर में घुसते हैं। उन्होंने घर में मौजूद पत्नी और शिक्षक के बेटे को तमंचे और चाकू के नोक पर बंधक बनाया। इसके बाद जो है उन्होंने पूरे घर में 40 मिनट तक घर में रखी 5 अलमारियों को लूटा और उनसे करीब 10 से 12 लाख रुपए गहने और कैश लेकर फरार हो जाते। जैसे ही ये घटना की सूचना पुलिस तक पहुंचती है, कानपुर पुलिस की कई टीमें, क्योंकि ये पुलिस के लिए बड़ी शर्मनाक बात थी कि दिन दहाड़े एक शिक्षक के घर को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद पुलिस की कई टीमें इस लूट कांड की तलाश जांच में जुट जाती हैं। 400 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। कई टीमें इस लूट कांड के खुलासे में लगते हैं और आखिरकार महज 12 घंटे के अंदर में पुलिस ने इस लूट कांड का खुलासा किया तो परिवार भी हिल गया। इस डकैती का मास्टरमाइंड कोई गैंगस्टर नहीं, कोई लुटेरा नहीं, कोई बदमाश नहीं, बल्कि शिक्षक का रिश्ते में लगने वाला साला था, जिसने कभी घर में आकर बैठकर चाय नाश्ता किया, घर के हर कमरे को आराम से देखा था, किस अलमारी में क्या रखा है उसे सब पता था। और उसी ने अपने शातिर बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर शिक्षक के घर में यानी अपने जीजा के घर में लूट की पूरी कहानी रच डाली और पूरा माल लेकर फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसका सच सामने आ गया। अब आखिरकार कैसे इस साले ने अपने ही जीजा को शिकार बनाया, क्यों बनाया, और उसे किस तरह से उसे यकीन था कि आखिरकार वो इस चोरी की वारदात को दिन दहाड़े अंजाम देने के बाद भी पुलिस के चंगुल से बच जाएगा, क्या उसकी प्लानिंग थी, ये सब हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। सबसे पहले हम जो रचना त्रिपाठी हैं और जो उनका बेटा, जिनके साथ इस लूट की वारदात को हुआ था, जब उन्हें नहीं पता था कि किसने जो है इस लूट की वारदात को अंजाम दिया, उन्होंने क्या बताया, पहले हम आपको वो सुनाते हैं, फिर हम आपको पूरी घटना विस्तार से बताएंगे। हम किचन में खाना बना रहे थे, अचानक से एक आदमी आया, उसने रिवाल्वर हमारे कानपट्टी पे लगा दिया और बाल पकड़ लिए और कहा कि ये सब जो पहने होता, तो हम चिल्लाए, बहुत तेज़ी से चीख निकल गई मेरी। हम सोचे मेरा बेटा सुनेगा, तो जब तक इसको आवाज़ दिया तो देखा इसको 2 लोग पकड़े आ रहे हैं, इसके हाथ से खून बह रहा है। तो हम घबरा गए और हम चीखे थे, तो उसने मेरा मुंह दाब दिया एकदम से कि अगर तुम बोलोगी नहीं और चिल्लाओगी नहीं तो तुम लोगों को जान बख्श देंगे, और नहीं तो अगर चिल्लाओगी तो दोनों लोगों की जान ले लेंगे, मार देंगे। तो वो कितने लोग थे? 3 लोग। लगभग कितने बजे का समय था? 11:45 बजे। आप लोग घर में कितने लोग मौजूद थे? मेरा बेटा और हम।
अच्छा, क्या असला भी लिए हुए थे? हाँ, वो पिस्टल लिए हुए थे और सब नई नई चाकू, दो चाकू लिए था और बाकी सबके हाथ में एक दो नई चाकू थी, खूब बड़ी बड़ी चाकू। चेहरे खुले थे या बंद थे क्या? एक का चेहरा खुल गया था, बाकी दो जो थे वो रुमाल से बांधे हुए थे। छत के रास्ते से आए थे या सामने से आए थे? वो हम किचन में थे तो ये तो हम देख ही नहीं पाए कि वो किधर से आए थे। हम किचन के अंदर थे, वो तो हमारे सामने जब पिस्टल लगा के खड़े हो गए तो हम जान पाए कि कोई घुस चुका है घर में। मैम, लगभग कितने लाख की लूट हुई है आपके साथ? अभी तो अभी हमने और चेक नहीं किया, लेकिन जो हम पहने थे वो तो सब ले ही लिया। अभी मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा कि अभी हम ये मंगलसूत्र कान के और मंगलसूत्र कान का और पैर का बिछिया और नाक की कील सब कुछ ले गए और कैश कुछ रखा था बस 12-15 हज़ार वो ले गए। और क्या आपके हस्बैंड नहीं थे उस वक्त घर पे? नहीं, वो स्कूल में पढ़ाते हैं, ऑक्सफोर्ड स्कूल में। ये तो नहीं पता कि कैसे आए थे, लेकिन मैंने जब देखा तब मैं बस अभी खाना ही खाया हुआ था और मैंने देखा इधर आंगन में 3 लोग खड़े हैं। मैं उस वक्त चश्मा नहीं लगाया हुआ था, तो मैं पास आया, उतनी देर में एक उन्हीं में से एक चाकू लेके मेरे ऊपर चढ़ने लगा। तो मेरी उससे हाथापाई हुई, लेकिन उसने मेरे ऊपर चाकू से वार करना चाहा तो उससे मेरा कट लग गया और उसने बोला कि तुम्हारी माँ को पकड़ लिया है हमने। तो फिर मैंने सरेंडर कर दिया, उससे बोला कि कुछ करिएगा मत आप। और फिर उसके बाद उसने मम्मी को पकड़ के उससे सब अलमारी की सब चाबियां निकाल ली और एक का मुंह खुला हुआ था, बाकी 3 लोग थे, एक का मुंह खुला हुआ था। क्या जिसका मुंह खुला था कभी आपने उसको देखा है? जी नहीं, देखा नहीं। क्या क्या लिए थे? इस घटना का असर रचना जी और उसके बेटे पर इस कदर पड़ा है कि घटना के 3 दिन हो जाने के बाद भी, 3 से 4 दिन हो जाने के बाद भी रचना जी अकेले रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। उनके सिर पर तमंचा ताना गया था, उनकी आंखों के सामने उनके बेटे की गर्दन पर चाकू रखी गई थी। यहाँ तक कि बेटे को भी उन्होंने करीब 1 हफ्ते की छुट्टी दिला दी है ताकि वो दोनों जो हैं ये सदमे से उबर सके। और सबसे बड़ी बात है, उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इस घटना का खुलासा हुआ कि उनके ही साले ने जो है, यानी ये उनका सगा साला नहीं है, जो रिश्तेदारी में यानी जो शिक्षक हैं उनके भाई का सगा साला है, उसने इस पूरी वारदात को ना, यानी रिश्तेदारी तो थी ही, अब इसने जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया है तो रचना जी को और बड़ा झटका लगा है और अब एक तरीके से कहें वो किसी पर भी विश्वास करने से डर रही। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं और फिर आपको भी वो पता चलेगा कि हम क्यों कहते हैं कि आजकल खतरा बाहर वालों से कम अपने वालों से ज्यादा है और कहां रचना जी की एक गलती हुई जिसकी वजह से जो है साला ही दुश्मन बन गया। जैसा कि हमने आपको बताया ये घटना जो है कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के श्याम नगर C ब्लॉक है। यहाँ पर भल्ला टटियन मोहल्ला है। इस भल्ला टटियन मोहल्ले में शरद चंद्र त्रिपाठी ये श्याम नगर में ही एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल में शिक्षक है। इनका छोटा सा परिवार है। शरद चंद्र त्रिपाठी जी, इनकी पत्नी रचना त्रिपाठी और इनका बेटा देवांश त्रिपाठी, 3 लोग इस घर में रहते थे जिस घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। रोजाना का जो शरद चंद्र त्रिपाठी थे उनका यही रूल था, सुबह स्कूल जाते थे, दोपहर में लौट कर आते थे। इस दौरान घर पर अक्सर जो है रचना जी अकेली होती थी क्योंकि बच्चा भी स्कूल, देवांश भी स्कूल चला जाता था। कभी कभी स्कूल वो रहता था तो देवांश और सिर्फ रचना जी घर पर रहती थी। सोमवार की सुबह 11:30 बजे जब घर में सिर्फ रचना जी और देवांश ही मौजूद था, देवांश जिसकी उम्र करीब 18 साल है और रचना जी जो है वो मान लीजिए कि 30 के आसपास हैं, 30-35। बताते हैं कि घर में रचना जी जो है अपना किचन में शायद खाना बना रही थी, जो देवांश है वो दूसरे कमरे में बैठा था। इसी दौरान अचानक जो है 3 बदमाश धड़धड़ाते हुए, क्योंकि इनका मेन गेट जो है वो खुला हुआ था और वो सीधे 3 बदमाश जो है हथियार ले हुए, एक के हाथ में तमंचा और 2 के हाथ में धारदार चाकू थे। तीनों बदमाश सीधे रचना जी के किचन में घुस आए। इस दौरान जब तक रचना जी कुछ समझती या चीखती चिल्लाती, एक ने सीधे उनकी कनपट्टी पर तमंचा सटा दिया और कहा अगर चीखने की कोशिश की तो फिर हम गोली मार दे। वहीं थोड़ा सा खड़बड़ाहट की आवाज सुनी जब दूसरे कमरे में जो देवांश था उसने देखा कि 3 लोग कोई आए हैं घर के अंदर। वो तुरंत, अच्छा वो चश्मा लगाता है, शायद उसे दूर का साफ नहीं दिखता, जब चश्मा लगा के जब तक वो घर के बाहर निकलता तब तक एक आदमी ने चाकू लेकर उसके ऊपर हमला पड़ा। देवांश ने अपने आप को बचाने की कोशिश की और उससे थोड़ा सा उलझा, लेकिन इस पर वो है जो
शख्स था, जो लुटेरा था, उसने देवांश के हाथ पर चाकू मार दिया, जिससे उसके हाथ पर गहरा जख्म हो गया। जैसे ही देवांश के हाथ में जख्म देखा, जो रचना जी हैं उनके तो होश ही उड़ गए। वो बेचारी रोने लगी और कहने लगी हमारे बच्चों को न मारो। इधर जब देवांश ने देखा कि माँ के कनपटी में तमंचा सटा हुआ है, तो लिहाजा वो भी सरेंडर हो गया और उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा जो आपको लेना हो ले जाओ, हमको या हमारी माँ को कुछ करना मत। इसके बाद बदमाशों ने बताते हैं चाकू के नोक पर और तमंचे के बल पर दोनों को बंधक बनाया। तीनों बदमाशों के चेहरे पर रुमाल था और उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था। हाँ, एक का चेहरा दिख रहा था, लेकिन ये उसे कतई नहीं जानते थे। बेटे देवांश बताते हैं कि जब घायल हुआ, इसके बाद जो है इन्होंने रचना से अलमारियां की चाबी मांगी। दोनों ने चाबी दे दी। इसके बाद जो है एक बदमाश इन दोनों के पास रहा और बाकी दो बदमाश जो है घर में रखी करीब 5 अलमारियां, उन सब अलमारियों को खोलते हैं। उनमें रखे गहने, जेवर, नगदी जो है पूरा समेट लेते हैं। तमंचे और चाकू के बल पर चाबी लेकर अलमारियों के गहने निकाले जाते हैं और 40 मिनट तक इस पूरी लूट की वारदात को बड़े ही सफाई से अंजाम देते हैं। इस दौरान किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं होती, लिहाजा आस पड़ोस के लोगों को भी नहीं पता चलता कि रचना या शरदचंद्र त्रिपाठी के घर पर क्या हो रहा है। लूटपाट की पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद जो है वो लुटेरे घर से भाग जाते हैं और इस दौरान उन दोनों लुटेरों ने रचना और देवांश को आमने सामने करके बांध दिया और उनके मुंह पर भी कपड़ा ठूस दिया ताकि वो चीख चिल्ला ना सके। इसके बाद बदमाश जो एक बाइक थी, उस बाइक से भागते हुए कई सीसीटीवी कैमरे में दिखते हैं। वहीं इधर ये दोनों बंद थे, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं छुड़ा पाते। करीब 1 घंटे बाद जब घर में काम करने वाली जो है नौकरानी वो घर के अंदर आती है, तो उसने देखा कि माँ बेटे एक कमरे में बंधे हुए हैं। उसने तुरंत उन्हें खोला। इसके बाद जो है पूरे कॉलोनी में, पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच जाता है कि दिन दहाड़े 3 बदमाश घुसे और मास्टर जी की पत्नी और बच्चे को बंधक बनाकर घर में सारे गहने जेवर लेकर फरार हो गए। तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस दिन दहाड़े इस लूट की वारदात की बात पता चलती है तो पुलिस महकमे में कान खड़े हो जाते हैं। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और जांच पड़ताल शुरू की जाती है। सबसे पहले माँ और बेटे से पूरी जानकारी ली जाती है, कैसे क्या हुआ वो बताते हैं, पूरा घटनाक्रम ऐसे। इस दौरान पुलिस, चूंकि दिन दहाड़े का मामला था, तमाम तरह के लोग भी सवाल उठाने लगते हैं, बताओ कैसी कानून, ये कैसी पुलिस है कि दिन दहाड़े चोरों में इतनी हिम्मत हो रही, कि लुटेरों में इतनी हिम्मत हो गई कि घर में घुसकर इस तरह से 11:30 बजे अगर लूट की वारदात अगर होने लगी तो फिर क्या आदमी घर पर भी सुरक्षित नहीं है। बहरहाल पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। 4 से 5 टीमें बनाई गई और हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले नोटिस किया कि चूंकि मोहल्ला ठीक ठाक है, कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे। इस दौरान पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। बताते हैं कि पुलिस ने इस पूरी लूटकांड का खुलासा करने के लिए कम से कम शहर भर के 400 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इस दौरान घर के पास ही लगे कई सीसीटीवी कैमरे में जो है लुटेरे बाइक से जो है भागते हुए दिखते। अब पुलिस को यह था कि बाइक सवार लुटेरे हैं, लिहाजा पुलिस तुरंत ही अलर्ट जारी करती है और बाइक सवार लुटेरों की तलाश में पुलिस की टीमें को सूचना दी जाती है, जिसके बाद शहर के अलग अलग थानों की पुलिस जो है बाइक सवार लुटेरों की तलाश में जुट जाती है। लेकिन लुटेरे जितना दिख रहा था कि इतना आसान है, सीसीटीवी से दिख गया है, अब बाइक सवार लुटेरों की तलाश करनी है, लेकिन लुटेरों ने एक अलग ही प्लान बना रखा था। जैसे ही इस लूटकांड की पुलिस अभी जांच पड़ताल शुरू कर रही, अब हम एक शख्स की इस घर में एंट्री के बारे में बताते हैं। शरदचंद्र का भाई जो है वो हरदोई में बताया जाता है कि उनका नाम है डॉक्टर मैन, वो हरदोई में है और उनकी पत्नी जो है प्रज्ञा, वो कानून गो है। डॉक्टर भाई है और पत्नी कानून गो है। जैसे ही अपने भाई को ये सूचना बताई कि भैया आज ऐसे दिन दहाड़े ये सब हमारे घर में हो गया, पूरा माल सब लूट गए, भाई ने जो है अपनी पत्नी प्रज्ञा को बताया कि ऐसा ऐसा भैया के यहाँ हुआ। प्रज्ञा ने तुरंत ही इस बात की सूचना अपने भाई को दी, जिसका नाम था प्रशांत उर्फ मोनू। देखिए अभी इस बात की जानकारी कंफर्म नहीं है कि ये प्रज्ञा क्या ही सगा साला भाई था या फिर जो शरदचंद्र है उनका सगा साला, क्योंकि पुलिस शायद जल्दबाजी में ये बोल गई है कि शरदचंद्र का सगा साला है। ठीक है, लेकिन हो सकता है सच हो, लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार यह है कि वो प्रज्ञा का साला है। तो ये कंफर्म नहीं है
हो सकता है कि शरद चंद्र का ही सगा साला हो, क्योंकि अभी तक उनका तरफ से कोई सफाई नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हमें जानकारी मिली उसके आधार पर हम बता रहे हैं, और आगे अगर आएगा तो हम अपडेट कर देंगे। तो ये कहा गया कि प्रज्ञा ने तुरंत अपने भाई को फोन किया, जिसका नाम था मोनू और प्रशांत, उसको बताया कि जल्दी दीदी के घर जाओ, वहां पर बड़ी वारदात हो गई है। उनके घर का सारा सामान चोर लुटेरे जो आए घर में घुसकर दिन दहाड़े लूट कर फरार हो गए। इसके बाद प्रशांत उर्फ मोनू तुरंत अपने जीजा शरद चंद्र त्रिपाठी के घर पहुंचता है, और यहां पहुंचते ही वो कहता है, क्योंकि शरद चंद्र त्रिपाठी जो ये मोनू था, इसके ऊपर कई सारे मुकदमे पहले से थे और ये थोड़ा सा नामी गिरामी आदमी है। तो वो जैसे ही पूछा, बताओ मेरे जीजा के घर पर किसने, किसकी हिम्मत हो गई कि लूट कर दिया। वो इस तरह पहुंचा, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। इस दौरान जो है पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे, वो वहां पर मौजूद रहा। वो देखता रहा कि पुलिस वाले कैसे पूछताछ कर रहे हैं, किससे पूछताछ कर रहे हैं, क्या क्या चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन किसी को इस तरफ शक ही नहीं गया कि जो ये शातिर मोनू है, जिस पर पहले भी कई सारे मामले हैं, जेल भी जा चुका है, कहीं इसका कुछ तो हाथ नहीं। क्योंकि वो इस तरह से दिखा रहा था, वो हर जगह पर जहां भी शरद चंद्र जी को मदद की जरूरत होती थी, वो सबसे आगे खड़ा होता था। ऐसे में उस पर शक गया नहीं। अब पुलिस ने जो है उस बाइक की तलाश में जुटी हुई थी जो सीसीटीवी कैमरे में दिखी थी, बाइक और उस पर बैठे 3 लुटेरे। इसी बीच पुलिस जो है वो जो ट्रैक करते हुए कि यहां से मान लो गुजरे, इस रोड पे जो सीसीटीवी कैमरे आगे कहां जा सकते, उन संभावित सीसीटीवी कैमरों को ट्रेस कर रही थी। तभी पुलिस को एक सीसीटीवी में कुछ अजब सी चीज दिखी। पुलिस को दिखा कि जो मोनू, जो शरद चंद्र त्रिपाठी का साला होने का दावा करता, मतलब साला है, वो एक साथी के साथ लोडर में, एक लोडर के पास खड़ा है या लोडर के पास नजर आया। पुलिस को शक की सुई उस पर गई कि ये तो यहीं पर था और फिर एकदम से ये आ गया। इस दौरान जो है पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि पुलिस तो चोरों को बाइक पर ढूंढ रही है, लेकिन ये बाइक सवार चोर तो उसी लोडर के पास पहुंचे। और इसके बाद जो है जो लुटेरे थे जिन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया, उन्होंने बाइक को कहीं छोड़ दिया और 2 बदमाश जो है ऑटो से और 3 बदमाश जो लोडर मोनू का था उस लोडर में बैठकर जो है फरार हो रहे हैं। अब पुलिस को यह चीज दिख गई, और यह सब लोडर कहां पर था, कोई बहुत दूर दराज नहीं, उसी श्याम नगर मोहल्ले में लोडर लेकर यह खड़ा था मोनू, जहां पर लूट की वारदात जिस मोहल्ले में हो रही थी। इसी वजह से बाइक सवार लुटेरे इतनी तेजी से गायब हुए कि पुलिस को लग रहा था इतनी तेजी से कैसे भाग गए, क्योंकि बाइक को उन्होंने कहीं खड़ा कर दिया। इसके बाद 2 लोगों ने ऑटो पकड़ा और 2 लोग उस लोडर में सवार हुए और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस की पता था कि सबसे पहले किसे गिरफ्तार करना है, लिहाजा पुलिस ने बुधवार की दोपहर में सबसे पहले प्रशांत उर्फ मोनू, शरद चंद्र त्रिपाठी का जो साला था, उसे पकड़ा। उससे सख्ती से पूछताछ की तो पहले तो वो बातें गोलमोल करने लगा, अरे हमने नहीं किया, हम तो वहीं थे, ऐसा ऐसा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाया कि तुम्हारी करतूत के सारे सबूत हमारे पास हैं, ऐसे में सच सच बताओ कि किसने और किस तरह से तुमने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस को मानना भी नहीं पड़ा और मोनू ने अपने साथियों के नाम उगलना शुरू कर दिया। मोनू ने पुलिस को बताया कि उसके इस वारदात में कमल, रफीक और शफीक, इसके अलावा विजय, हाँ विजय नाम का युवक है, इन सब ने मिलकर जो है, हम 5 ने मिलकर जो है इस लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया। और फिर फरार होने का पूरा प्लान हमारा ही था कि ये सब आएंगे, बाइक कहीं और छोड़ेंगे, फिर हम लोडर से और कुछ लोग ऑटो से फरार होंगे। तो टोटल इस लूट में 5 लोग शामिल थे। खुद मनोज जो घर अपने जीजा के नहीं गया था, लेकिन उसने पूरी रेकी करके ये बताया था कि कहां पर क्या है और किस तरह से तुम्हें लूट की वारदात को अंजाम देना है। मनोज और विजय जो है वो लोडर के पास खड़े थे। कमल, रफीक और शफीक, ये तीनों जो है लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए जीजा शरद चंद्र के घर गए हुए थे। इसके बाद पुलिस के मुताबिक 5 पर पुलिस ने जब जांच पड़ताल की, इनकी कुंडली खंगालना शुरू की। 5 के नाम सामने आ चुके थे। अब पुलिस ने जब इनकी कुंडली खंगालनी शुरू की तो सभी के नाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। इनका रिकॉर्ड मिल गया, इनका पता चल गया कि कहां के रहने वाले हैं। प्रशांत की मुलाकात बताते हैं कि 2 साल पहले
रफीक से जेल में हुई थी। इसके ऊपर भी कई आपराधिक मामले थे और इसी मामले में जो है प्रशांत जेल गया था। वहां पर रफीक से इसकी मुलाकात होती। कुछ दिनों में जो है रफीक और ये दोनों जेल से छूटते हैं। इस दौरान रफीक जो है प्रशांत से पूछता है, यार कोई बहुत दिनों से जेल में थे, जेल एकदम खाली है, कोई ऐसा टारगेट बताओ जिससे अच्छा खासा माल कम से कम एक झटके में ही मिल सके। साला है प्रशांत और इसने क्या किया, अपने ही जीजा को रफीक का टारगेट बना दिया। इसने बताया कि मेरे जीजा जो हैं टीचर हैं, वो सुबह स्कूल चले जाते हैं, शाम को आते हैं, घर पर सिर्फ जो दीदी और उनका बेटा होता है। आसान टारगेट है। और उसने अच्छा क्यों निशाना बनाया, आप ये भी सोच रहे होंगे। दरअसल जब मलमास का महीना होता है ना, मलमास के महीने में ये शरद चंद्र के यहाँ जो पुआ हुआ मामा के घर से आता है ना, वही देने आया हुआ था। अब उस दौरान जो है इसने रचना जी को खूब गहने पहने हुए देख लिया। वो किसी कार्यक्रम में जाने की तैयारी कर रही थी तो उन्होंने उन्हें खूब गहने पहने देखा। अब जब उसने खूब गहने पहने देखा तो मजाक में उसने ये कहा था कि जीजा आप तो बहुत मास्टर होकर भी बहुत ज्यादा कमा रहे हो, बहुत नोट छाप रहे हो। लेकिन शरद चंद्र को तब लगा कि अरे साला है, मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी नजर उसी दिन से टेढ़ी हो गई। इसके बाद जब वो रफीक के साथ जेल से छूटा, रफीक को उसने अपने जीजा का टारगेट दिया कि उनके यहाँ जाओ, बहुत ही आसान है, दिन दहाड़े चोरी की लूट की वारदात को अंजाम दे सकते हो। ये लोग थोड़ा सा केयरलेस हैं। जब जीजा घर से बाहर निकलते हैं तो ये कई बार होता है कि इनका मेन गेट जो है वो भी खुला रहता है और घर के दरवाजे तो खुले ही रहते हैं, तो आसानी से घुस जाओगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। और इसी जो टारगेट दिया, इसके बाद जो है पूरी प्लानिंग बनती है कि कैसे लूट की वारदात को अंजाम देना है। हाँ, अच्छा अभी आते हैं हम आगे, खबर बताते हैं। आगे हम निकल गए। हाँ, जांच में खुलासा हुआ कि शिक्षक शरद चंद्र का साला प्रशांत उर्फ मोनू ही पूरी वारदात का मास्टरमाइंड था, जिसने चलती बस में अपने साथियों के साथ मिलकर लूट कैसे करनी है इसकी साजिश रची थी। अब आप कहेंगे चलती बस में, दरअसल जो ये मोनू है उर्फ प्रशांत है, इसकी बस चलती थी कानपुर में ही इसकी बस चलती है और इसी बस में जो है इसने अक्सर ये बैठ जाता था और उस बस के अंदर जो है बैठ के पांचों ये प्लानिंग बनाते थे कैसे लूट की वारदात को अंजाम देना है और कैसे पूरा कांड करना है। तो ये पूरी प्लानिंग जो है प्रशांत ने बनाई। प्रशांत ने बताते कि जिस दिन लूट की वारदात को अंजाम देना था उस दिन भी सबसे पहले प्रशांत ही गया। ये घर के पास गया, इसने जाकर देखा कि घर का गेट खुला हुआ है और उसके बाद वो वहां से लौट आता है। इस दौरान एक लड़की जो पड़ोस में थी उसने इसको देख लिया था। पुलिस ने जब पूछताछ आस पड़ोस के लोगों से की तो उस लड़की ने बताया कि हाँ, इनके घर एक जो शख्स अंकल आते थे वो सुबह आए थे और फिर लौट गए थे। तो इससे भी पुलिस को प्रशांत के बारे में जानकारी मिली थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशांत ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि जीजा के घर पर डकैती डालने की साजिश जो है उसने 1 महीने पहले से ही बनाना शुरू कर दिया था। प्लान पहले से ही था, लेकिन वो वारदात को अंजाम दे नहीं पाए क्योंकि उनके पास तमंचा नहीं था। वो तमंचे का इंतजाम करने में जुटे थे। विजय उर्फ लाला ने जब तमंचा खरीद लिया तब सोमवार को डकैती देने का प्लान बना और मोनू ने पुलिस को बताया कि उसे पता था कि जीजा शरद चंद्र स्कूल जाने के बाद कमरे का दरवाजा और मेन गेट जो है वो खुला छोड़कर ही जाते हैं और घर में लोग भी जो है वो उस मेन गेट को बंद नहीं करते और जिसकी वजह से जो है उन्हें ये पता था कि बड़ी आसानी से जो उसके साथी हैं वो घर के अंदर घुस जाएंगे। 3 अगस्त की सुबह 11 बजे, 3 अगस्त सोमवार था, 3 अगस्त की सुबह 11:45 पर मंगला विहार निवासी प्रशांत की रेकी पर ही बदमाशों ने, यानी प्रशांत पहले गया, वहां उसने रेकी की, गेट खुला है कि नहीं खुला। इसके बाद वो वापस आता है। फिर कमल, रफीक और शफीक ये तीनों बाइक से बैठकर अपने मुंह ढककर जो है वो सीधे शरद चंद्र के घर में घुसते हैं और पूरी लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं और घर में रखे सारे गहने जेवर समेट लेते हैं। अच्छा, इसमें भी एक ट्विस्ट है, अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इस मामले में जब पूरा खुलासा हुआ, पुलिस ने जो है वो पुलिस अधिकारी जो है उन्होंने क्या बताया वो सुनिए और फिर इसमें जो ट्विस्ट आया है वो हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 अगस्त 2026 को
श्यामनगर थाना क्षेत्र चकेरी में एक दिन दहाड़े डकैती की घटना करी गई थी, जिसमें जो कि वादी हैं शरद चंद्र त्रिपाठी, उनके घर में घुसकर बंदूक की नोक पर उनके घर में डकैती करी गई थी और उनका जो ज्वेलरी थी और पैसा उसको लूट के ले गए थे। तो इसके संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया और तत्काल हमारी सभी टीम्स एकदम फील्ड में मुस्तैद थी। हमने लगभग 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए और हमने अपने मुखबिर तंत्र को भी एक्टिवेट किया। इसके संबंध में 5 तारीख को यानी कल सुबह हमने इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड, जिसका नाम है प्रशांत शुक्ला उर्फ मोनू, जो कि वादी के ही छोटे भाई का सगा साला था, जिसके द्वारा अपने जीजा जी के ही घर में इस पूरी प्लानिंग के तहत ये डकैती का घटनाक्रम किया गया है। इसको हमने अरेस्ट कर लिया गया और मोनू के द्वारा बताया गया कि इस पूरे प्लानिंग में उसके साथ 4 अन्य और लोग थे, जिसके नाम उसने विजय श्रीवास्तव उर्फ लाला, एक का नाम था रफीक, शफीक और कमल। इन सभी चारों के नाम उनके द्वारा बताया गया और उसके संबंध में फिर हमारी टीम्स इनको अरेस्ट करने के लिए जुट गई। इन सभी चारों का जब हमने आपराधिक इतिहास चेक करा तो इनमें से रफीक दुर्दांत अपराधी है, जिसके ऊपर लगभग 12 मुकदमे हैं और ये HSB है, और इसी तरीके से आधा दर्जन मुकदमे इन तीनों पर भी हैं, जिसके संबंध में तत्काल DCP सर द्वारा 25,000 का इन पे इनाम किया गया और हम इन्हें पकड़ने में जुट गए। कल शाम को यानी 5 अगस्त 2026 की रात को जब हमारी टीम्स फील्ड में मामूर थी, हम चेकिंग कर रहे थे, तभी शफीक और कमल पुलिस मुठभेड़ में अरेस्ट हुए हैं। इन दोनों के ही पैर पर गोली लगी है और अब ये हमारी गिरफ्त में है। इसी के संबंध में और इनके पास से कुछ माल भी बरामद हुआ है। फिर आज दिन में जो इसके और 2 अन्य अपराधी थे जो बचे हुए थे, रफीक और विजय श्रीवास्तव उर्फ लाला, को भी हमारी टीम्स ने अरेस्ट कर लिया है और इनके पास से भी माल की बरामदगी हुई है। देखिए, प्रशांत शुक्ला ने काफी टाइम जेल में काटा है और वहीं पर ये रफीक के संपर्क में आया। रफीक ने भी, जैसा कि मैंने बताया कि उस पे लगभग 12 मुकदमे हैं, वो एक दुर्दांत अपराधी है और वो जेल में काफी समय रहा है। तो जेल में ही इनकी आपसी संबंध बने, इनकी दोस्ती हुई और रफीक के माध्यम से विजय श्रीवास्तव, कमल और शफीक से उसकी जान पहचान हुई है। देखिए, इसमें हमने उनकी जो पायल थी वो रिकवर हो गई हैं, उनके कंगन रिकवर हो चुके हैं, कान के टप्स रिकवर हो चुके हैं। जो इसमें लूट में उनका फोन चला गया था वो फोन रिकवर किया जा चुका है। साथ ही साथ जो अभियुक्तगढ़ द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए डाला का इस्तेमाल किया गया था वो भी रिकवर हो गया है और ऑटो भी रिकवर किया जा चुका है। देखिए, ये एक दुर्दांत अपराधी है मोनू, जो कि उसका सगा साला था, उसके ऊपर भी लगभग 14 मुकदमे हैं। तो वो आपराधिक उसका फितूर का आदमी ही था और उसने फिर से इस अपराध को अपने ही घर में कारित कर दिया। ये जो प्रशांत उर्फ मोनू है ना, ये बहुत शातिर किस्मत है। इसने 4 दिन पहले ही अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और अपने साथियों के साथ संपर्क करना इसने बंद कर दिया। हमने जो बताया ना बस में प्लानिंग की, तो बस में प्लानिंग का मकसद यही था कि किसी तरह से हमारे बीच में फोन का कनेक्शन ना हो ताकि पुलिस हमें ट्रेस कर सके। 4 दिन पहले से ही इसने मोबाइल पर बात करना बंद किया। इसने अपनी बस के ड्राइवर के फोन से साथी बदमाशों से ये बात करता था। यानी इसका जो बस है वो मंदना से, रामा देवी से मंदना तक चलती थी और उसका जो ड्राइवर था इसके फोन से ये अपने साथियों को फोन करता, उनको बुलाता। रामा देवी के पास ये सब जो 5 थे बस पर चढ़ जाते और पीछे की सीट पर बैठकर कैसे पूरी लूट की वारदात को अंजाम देना है, कैसे जीजा के घर में घुसना है, फिर लूटना है, कैसे कैसे भागना है, ये सब प्लानिंग जो है पिछले 4 दिनों से बस के अंदर बैठते थे। इसमें कौन कौन थे, जैसा कि हमने आपको नाम बताया, विजय, कमल, रफीक और शफीक, ये 4 थे। इसके अलावा मोनू, प्रशांत, ये खुद था। मोनू को पकड़कर जब सबसे पहले मोनू ही पकड़ा गया, इसके बाद जब पकड़कर शिक्षक यानी इसके जीजा शरद चंद्र त्रिपाठी के पास इसके सामने ले जाया गया और उसने घटना स्वीकार की कि जीजा हमने ही तुम्हारे यहाँ डकैती डलवाई थी। तो शरद जी जो हैं वो हैरान रह गए। वो फौरन पुलिस अधिकारियों से बोले कि एक बार डॉक्टर मयंक को बुला ले। डॉक्टर मयंक यानी शरद जी का छोटा भाई, वही इसका फैसला करेंगे कि इस मामले में आगे क्या करना। कहते ना कि जब रिश्तेदारी और वो भी साला अगर निकल आए तब फिर
आदमी भी सोच में पड़ जाता है कि अब आगे कानूनी कार्रवाई करे कि ना करे। लिहाजा बताते हैं इन्होंने शरद जी ने अपने भाई डॉक्टर मयंक को हरदोई से बुलाया। वो आई तो वो कहने लगे पहले मोनू की बहन प्रज्ञा को बुला लेते हैं, फिर फैसला करते हैं क्या करना है। जब पुलिस को लगा कि अब ये फैमिली ड्रामा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लिहाजा पुलिस ने कहा ऐसा है ये सब बाद में कर लेना, अब हम इसे गिरफ्तार करके इससे पूछताछ करने जा रहे हैं कि गहने वगैरह कहाँ हैं। जब पुलिस ने इन पांचों को गिरफ्तार कर लिया, अब मेन था कि गहने कहाँ हैं। पुलिस की बरामदगी की तो जो बताया गया था उतने गहने इनके पास से पुलिस को नहीं मिले। बदमाशों के पास से चांदी की 3 बिछिया, 2 कड़े, 1 पायल के अलावा 1 जोड़ी टपसी बरामद हुए और नकद में सिर्फ 20,000 रुपए मिले। अब मोनू का कहना था चूंकि परिवार ने जो शरद जी थे उन्होंने करीब 5 से 6 लाख के गहने, इसके अलावा 1.5 से 2 लाख रुपए नकद लिखवाया था, मतलब पूरा एस्टिमेट 10 से 12 लाख के आसपास बैठ रहा था। अब ये जो सामान मिला ये मात्र 1.5 लाख 2 लाख का भी नहीं हो रहा था। ऐसे में मोनू से पूछा गया कहाँ गया है, तो मोनू ने बताया कि हमारे साथियों ने बताया कि जो ज्यादातर ज्वेलरी थी वो नकली थी और जो शिक्षक घर से हमें नकद मिला वो सिर्फ 7,000 रुपए मिला, बाकी 13,000 जो इसमें आपको मिला वो हमारा ही है। अभी बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही कि जो नकली ज्वेलरी बता रहे हैं वो सच है कि झूठ है, इसकी जांच की आई। वहीं अब पुलिस ने कैसे किसको पकड़ा ये हम आपको बता देते हैं। बुधवार की दोपहर को तो इसको पुलिस ने कानपुर से ही पकड़ लिया था, प्रशांत उर्फ मोनू को जो साला था। इसके बाद रात 10 बजे इससे पूछताछ के बाद कि बाकी कहाँ है, तो पुलिस को रात 10 बजे बुधवार की रात 10 बजे ही पता चला कि सनीगवा से जो इसका साथी है उन्नाव का रहने वाला सफीक अहमद और शिव कटरा का रहने वाला कमल जो है ये सनीगवा के पास मौजूद हैं। पुलिस को इस बात की पुख्ता सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने जो है इन दोनों की घेराबंदी की। इस दौरान बताते हैं कि दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने फायरिंग की और जिसमें जो ये सफीक है उन्नाव का रहने वाला और शिव कटरा का रहने वाला कमल, इन दोनों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद ये घायल हो जाते हैं और फिर घायल हो जाते हैं तो रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है और फिर इन्हें अस्पताल ले जाती है। इन दोनों के पास से 2 तमंचे भी बरामद किए गए। इसके अलावा जो है बाकी 2 और 3 पकड़े गए, अभी भी 2 बाकी थे। गुरुवार की सुबह पुलिस को फिर से खबर मिली कि जूही का रहने वाला हिस्ट्री सीटर रफीक और रावतपुर का रहने वाला विजय उर्फ लाला जो है ये पीएससी मोड़ के पास मौजूद है। पुलिस टीम ने घेराबंदी की और जब इससे पहले ये वहां से भाग पाते इन दोनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। यानी पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर में सबसे पहले खुलासा किया और 24 घंटे के अंदर में 5 आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया। इनमें 2 आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं और बाकी 3 जो हैं ऐसे मिले। अभी जो है माल की बरामदगी जो हुई है वो दिखा दी गई। हाँ, मेन चीज ये है कि लूट में जो डकैती के मामले में इन्होंने जो अपाचे बाइक इस्तेमाल की थी अभी तक वो नहीं मिली और पूछताछ में ये भी पता चला है कि ये अपाचे बाइक शायद जो है फतेहपुर से चोरी की गई थी। लिहाजा फतेहपुर में भी बाइक के नंबर के आधार पर जानकारी की जा रही है कि बाइक का मालिक कौन है और फिर उससे भी पूछताछ कर उसके हवाले बाइक कर दी जाएगी। यानी बाइक चोरी जिसकी हुई है उसका भी भला इस घटना के बाद से शायद हो जाए और उसको बाइक मिल जाए। वहीं इस मामले में इनका इतिहास भी बता दें। जो रफीक है उसके ऊपर 12 मामले दर्ज हैं और मोनू उर्फ प्रशांत जो साला था इसके ऊपर 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। विजय ऑटो चलाता है और सफीक ने ही जो है बताते कि देवांश के हाथ में जो चाकू मारा था वो सफीक ने ही चाकू मारा था। तो इस तरह से पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। अब इस घटना में पुलिस ने 400 से अधिक ज्यादा सीसीटीवी कैमरे देखे, कई टीमें बनाई और इस घटना के खुलासे के बाद पुलिस को करीब 25,000 रुपए का शायद इनाम भी इनके ऊपर रखा गया था। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद तो वो इनाम भी पुलिस को ही मिला। लेकिन वाकई में इस घटना ने सबके कान तो खड़े कर दिए। साले ने बताओ जो आपके घर आया। अब सोचो जो शरद चंद्र जी हैं वो कह रहे हैं कि हमें लगता है कब इसने लूट की वारदात बनाया है। इनका कहना है कि जब इनकी पत्नी, जब मलमास का महीना था, मलमास के टाइम पे इनकी पत्नी गहने वहने पहनी थी, तैयार हो रही थी, तब ये आया था जो पुआ हुआ देने का कार्यक्रम होता है, तभी शायद इसने उन गहनों को देखा और इसके मन में लालच जगा और इसके बाद जो है इसने फिर इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया। शरद ने पुलिस के काम की सराहना की
और कहा लुटेरे पकड़े गए, इससे तो राहत हुई है, लेकिन इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि अपने ही रिश्तेदार ने उन्हें बर्बाद करने की योजना बनाई थी। वारदात के वक्त उनकी पत्नी और बेटे की जान भी जा सकती थी। फिलहाल अब उनका कहना है कि जमाना ऐसा है इस घटना के बाद कि अब किसी पर वो विश्वास करने की हिम्मत नहीं जता सकते। वहीं जिस प्रज्ञा के बारे में बताया जा रहा है कि ये उसका भाई है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि प्रज्ञा को जब ये पता चला कि उसके भाई ने उनके मतलब बड़े जेठ जी के घर में इतना बड़ा कांड कराया, तो उनका कहना था कि इसका भी एनकाउंटर हो जाता तो मुझे बहुत खुशी होती। ऐसे भाई भगवान किसी को ना दे, इस तरह की बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको भी बड़ा धक्का लगा। वो बेचारी भरोसे के चलते उन्होंने इससे कहा कि जाके वहां जरा जाओ, उनकी मदद करो जाके, और उन्होंने पता था कि यही चोर है जिसे वो वहां पर भेज रही हैं। बहरहाल इस खुलासे ने इलाके के लोगों को भी हैरान कर दिया कि क्या अब वाकई में ये ज़माना आ गया है कि हम किसी पर भी, अपनों पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं, अब यही एक तो मेन चीज है कि जो लोग नहीं, औरतें आती हैं कि अगर मायके पक्ष का कोई आ गया तो छंजन मंजन तुरंत शुरू कर देंगी, पूरी अलमारी खोल के हाँ ये है वो है। भाई नियत बदलने में किसी का टाइम नहीं लगता। आज आपके सामने जो अच्छा है, कल पता नहीं उसके सामने ऐसी कौन सी जरूरत हो जाए जिसके चलते उसे लगने लगे कि हाँ ये हमारा आसान शिकार है। लिहाजा आप ये नहीं कीजिए कि आप भरोसा मत कीजिए, भरोसा कीजिए, लेकिन दिखावा करना कि कोई आदमी जो है घर के बाहर का है, अक्सर लूट या डकैती की वारदात तभी होती हैं जब कोई आपके घर आया हो और जिसने ये देखा हो कि इनके घर पर कहाँ कहाँ क्या है, और फिर वो अपने ही संगी साथियों के साथ मिलकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। फिर आप ढूंढते रह जाओ, आप माथा पीटते रह जाओ, लेकिन आपका एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी चूक कि किसी पर अंधा भरोसा करके आपने अपने घर के बेडरूम में जाकर क्या क्या चीजें रखी हैं उसके सामने खोल दी। आप उसे अपना समझ रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है आप नहीं जानते। इसीलिए कहते हैं कि चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि आप अपने घर की कीमती चीजें किसी घर के सदस्य से बाहर के सामने निकालें। ठीक है, यहां तक कि आज के समय में यह होगा कि अपने बेटे के सामने भी आप जो कीमती सामान है उनको मत निकालो, क्योंकि कब आपका बेटा भी पिघल जाए ये भी नहीं कह सकते। तो जो जरूरी चीज है उनको संभाल कर अकेले में ही खोलना चाहिए ताकि किसी को उसकी भनक ना लगे। बाहर वाले के सामने गहने जेवर पहनने का दिखावा मत करो। अब अभी ये कहा जा रहा है कि मोनू का कहना है कि गहने तो बहुत सारे ले गए, लेकिन कहना है कि सब नकली हैं। अब नकली है तो फिर इन लोगों को बड़ा झटका लगा, एक तो पकड़े भी गए और हाथ भी कुछ नहीं आया। वहीं अभी जो शरद चंद्र का दावा था कि करीब 5 से 5.5 लाख 6 लाख के गहने हैं, 1.5-2 लाख नकदी है, तो फिर ये क्या दावा उनका झूठा था? क्या उन्हें नहीं पता था कि उनके घर में जो गहने हैं वो नकली हैं? बहरहाल अभी ये जांच का विषय है। पुलिस कह रही है हम जांच कर रहे हैं, इनके पास से जो जो मिला है वो तो अभी इनको दिखा दिया गया है, और भी जो कहा जा रहा है उसकी तलाश की जा रही। दावा है कि जल्द ही उसे भी बरामद कर ले जाए। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? क्या सच में अब भरोसा करने लायक तो कोई नहीं रह गया? अपनी सुरक्षा अपने हाथ, दुश्मन से ज्यादा दोस्तों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अपनी राय जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार। कुछ लोगों का कमेंट है, वो कमेंट पढ़ लेते हैं। क्रिमिनल शुड सेंड टू जेल। हाँ कपिल जी, जेल भेजे गए हैं, लेकिन बात सबसे बड़ा है ना, शरद जी हो चाहे रचना जी हो, रचना जी को तो इतना डर लग गया है कि अब वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं। उनके कनपट्टी पे तमंचा ताना गया। सोचो किसने तनवाया? उस शख्स ने जो जब वो उनके घर आता था तो वो उसे अपने भाई की तरह मान सम्मान देती थी, सगे भाई की तरह मान सम्मान देती थी कि आया भैया आया है, चलो बड़ी हमारी देवरानी का भाई है लेकिन हमारा भी भाई। बलमास में वहां से भी उनके यहाँ से सामान आता था। सोचो बड़ा मान सम्मान करती थी, और उसी भाई ने कितना बड़ा कांड कर दिया। अब रचना जी को जब ये पता चला है वो और ज्यादा डर गई हैं कि मतलब अब हम किसी पर भरोसा ही नहीं कर सकते। जिन पे जब होता है कि मुसीबत आती है तो सबसे ज्यादा अपनों लोगों से आदमी उम्मीद करता है कि ये हमें सहारा देंगे। अब ऐसे में अगर ये हो जाए कि अपने ही नहीं तुम्हारी पीठ में खंजर भोंका है तो फिर क्या करोगे? शरद जी जो हैं बेचारे शिक्षक हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया,
लेकिन इस बात का बहुत अफसोस है कि किसी अपने ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, हमें बर्बाद करने की साजिश रची। ये कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे घर जो आया हो, जिसका हमने आवभगत की हो, जो हमें मानता हो, जो हमें जीजा जीजा कहता हो, जिसे हम साले साहब कहते हो, उसने इस तरह का कांड हमारे साथ कर दिया। उन्हें इस बात का दुख है। और सोचो, एक बहन को यह कहना पड़ रहा है, जब उसे यह पता चलता है कि उसके भाई ने इस तरह का खेल किया, तो उसे कहना पड़ रहा है इसका भी एनकाउंटर हो जाता तो कम से कम हम शर्मसार तो ना होते। अब वो सोचो उस बहन को कितना शर्मसार होना पड़ रहा होगा, जिसने अपने भाई को जेठ जी के यहाँ मदद के लिए भेजा कि जाओ भैया मदद करो जाके, उनको बेचारे के यहाँ लूट हो गई, और उसे नहीं पता था कि इसी ने पूरा गेम प्लान सेट किया है। बताओ उस बहन को कितना, अब वो क्या कभी सिर उठा के बात कर पाएगी? इस तरह से उसने कांड कर दिया। लेकिन यही है तो भाई अपना हम देखना पड़ेगा। जेल की रोटी खाने बेटा घर की लक्ष्मी, बहना के यहाँ चोरी करके, हाँ और क्या भाई। लेकिन इस तरह की घटनाएं हमें सबक देती है। अब सोचो अच्छा खासा परिवार है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत वाला परिवार हो। सोचो जिसने लूट की वारदात करना, उसकी बस चल रही, वो बस में बैठकर प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, तो सक्षम परिवार है। और उस परिवार में इस तरह की वारदात हो जाए तो उनको कितना धक्का लगेगा। मिडिल क्लास परिवार है, मिडिल क्लास परिवार में दो ही चीजें सबसे ज्यादा होती है, एक इज्जत, एक भरोसा। अपनों पे भरोसा करना, उनकी मदद करना, यही सब काम होता है। और वहां से जब झटका मिलता है तो अब क्या सोचो, शरद जी, उनकी पत्नी रचना, उनका बेटा देवांश, क्या किसी पर भी भरोसा कर पाएंगे? नहीं। और सोचो शरद जो रचना जी हैं वो क्यों डर गई कि उनके बेटे के हाथ में वो चाकू उसने मार दिया। अगर वो कहीं गुस्से में गले पे मार देता तो उनका बेटा, इकलौता बेटा भी चला जाता। बंदूक तमंचे को कनपट्टी भी लगाया गया था, अगर कहीं चल जाता। अगर रचना जी कहीं विरोध करने की कोशिश कर देती तो मार भी देता। कोई प्रशांत ने ये तो कहकर नहीं भेजा होगा कि मारना मत, उसने कहा होगा कि लूटना चाहे जैसे लूटो। अगर ये जाहिर सी बात है शोर मचाने की कोशिश करती तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या इनको गोली नहीं मार सकता था? मार सकते थे कि भाई अगर ये शोर मचाएंगे, हम पकड़े जाएंगे तो पब्लिक तो हमको मार डालेगी, तो इससे अच्छा इनको मार डालो ताकि मारो भागो। तो कितना बड़ा इसने अपने ही, कहते हैं घर का बेदी लंका धाय वाला काम, कि अपने ही बहन, अपने ही जीजा, अपने ही भांजे की जान को दांव पर लगा दिया सिर्फ चंद पैसों के लिए। अपनी राय जरूर दी गई। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।